नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ऊना के गरीब परिवारों को पीएम मोदी का तोहफा, घर बनाने के लिए 2472 लोगों को मिलेंगे 1,30,000 रुपये, 65,000 की पहली किस्त हुई जारी। जी ऊना जिले के गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना साबित हो रही है। इस योजना के तहत जिले के 2472 परिवारों को पक्के मकानों का लाभ मिलेगा। बता दें कि सोमवार को इन लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 65,000 रुपये जारी किए गए। मकान निर्माण के लिए कुल 1,30,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसे 2 किस्तों में जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार का सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ी संख्या में मकानों को स्वीकृत करना एक कारगर कदम माना जा रहा है। बता दें कि 90 दिनों की इस निःशुल्क श्रम सहायता की कुल राशि 27,000 रुपये होती है, जो लाभार्थी परिवारों को एक अतिरिक्त राहत प्रदान करती है। बता दें कि कुल सहायता राशि प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा की सहायता को मिलाकर एक गरीब परिवार को मकान निर्माण के लिए कुल 1,57,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। हर्ष महाजन की सांसदी पर खतरा, अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर होगी सुनवाई, जाने पूरा मामला। जी हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित राज्यसभा चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को करारा झटका दिया। हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को निरस्त करने वाली एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका को निरस्त करने से इनकार करते हुए 2 सप्ताह में हर्ष महाजन को जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। कारोबारियों को शिमला नगर निगम की आखिरी चेतावनी, 15 दिन में नहीं जमा किया किराया तो कटेगा बिजली पानी का कनेक्शन। जी हां, नगर निगम शिमला ने जिन कारोबारियों और संस्थानों को दुकानें व परिसर किराए पर दिए हैं उन्हें 2 वर्ष के किराए के बिल जारी किए जा रहे हैं। निगम प्रशासन ने 15 दिन में किराया जमा करवाने का समय दिया है। तय समय पर यदि किराए का भुगतान नहीं किया जाता है तो इनका बिजली व पानी कनेक्शन काटा जा सकता है। नगर निगम ने पहले इस बार ऑनलाइन बिल देने से लेकर जमा करवाने की सुविधा देने का प्लान तैयार किया था। इसमें कुछ तकनीकी खामियां आने के बाद से मामला अभी रुका है। इसके लिए अगले साल तक कारोबारियों को इंतजार करना पड़ सकता है। इससे निगम को करीब 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आय होने की उम्मीद है। हिमाचल में जल्द लागू होगी बागवानी नीति, 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, हिमाचल बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है, जिससे भविष्य में 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बागवानी विभाग की एचपी सेवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बता दें कि सीएम ने कहा, हिमाचल देश में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। इसका उद्देश्य राज्य में बागवानी उत्पादन को बढ़ाना और प्रदेश को फल राज्य बनाना है। सीएम ने कहा कि 1292 करोड़ रुपए की यह परियोजना राज्य के 7 जिलों में 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। सीएम ने कहा कि 2 चरणों में अमरूद, नींबू प्रजाति के फलों, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन और कटहल के पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने विभाग को परियोजना में छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं ताकि उनकी आर्थिक सुदृढ़ हो सके। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और बागवानी क्षेत्र किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं बता दें कि सीएम ने कहा, परियोजना के तहत वर्ष 2028 तक 6,000 हेक्टेयर भूमि में 60 लाख फलों के पौधे रोपे जाएंगे। परियोजना के तहत प्रथम चरण में 4,000 हेक्टेयर भूमि और दूसरे चरण में शेष 2,000 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर महिलाओं को देंगे बड़ी सौगात, उड़ीसा में लॉन्च करेंगे सुभद्रा योजना। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार यानी कि 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन पर उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे। वे पीएम भुवनेश्वर में सुभद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे खबर के मुताबिक बता दें कि सुबह 10:50 पर भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे गदकाना स्लम जाएंगे, जहां वे आधे घंटे तक PMAY शहरी लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वे उड़ीसा की महिला लाभार्थियों के लिए महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजना को समर्पित करने के लिए जनता मैदान जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मोदी 3800 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी पर सीएम सुक्खू का पलटवार, हिमाचल बीजेपी ने प्रधानमंत्री को गलत आंकड़े पेश किए, प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं। जी हां, पीएम मोदी ने हाल ही में हरियाणा में एक जनसभा के दौरान हिमाचल में आर्थिक संकट की बात करते हुए कांग्रेस सरकार पर सियासी हमले किए थे। वे प्रधानमंत्री के जनसभा में दिए गए संबोधन के बाद अब हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक हालात को लेकर जवाब दिया है। सीएम सुक्खू ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।
हैं, हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है। हम अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रहे हैं। हम पुरानी पेंशन योजना, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये का लाभ प्रदान कर रहे हैं। मैं साथ ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल में पहली बार पहाड़ी गायों की होगी गणना, जीपीएस सिस्टम के तहत होगी काउंटिंग। जे पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में पशुओं की 21वीं गणना शुरू हो गई है। हिमाचल में इस बार पहाड़ी गायों की अलग से गणना की जाएगी। इसके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। इससे पहले प्रदेश में कभी भी पहाड़ी गायों की अलग से गणना नहीं की गई है। बता दें कि इस कारण प्रदेश सरकार के पास पहाड़ी गायों का कोई डाटा मौजूद नहीं है। विभाग द्वारा पहले गाय की सिर्फ देसी और विदेशी नस्लों ही काउंट की जाती थी। 21वीं गणना में एक खास बात तो और है कि इस बार मोबाइल के जीपीएस सिस्टम के माध्यम से पशुओं की यह गणना की जा रही है। बता दें कि इस पशु गणना में सड़कों व गलियों में घूम रहे आवारा कुत्तों व बेसहारा पशुओं को भी शामिल किया गया। में जीपीएस सिस्टम के माध्यम से होने वाली इस गणना में सरकार व विभाग के पास पशुओं का इस बार रियल टाइम डाटा सामने आएगा। पशुपालन विभाग जिला मंडी के उप निदेशक डॉक्टर अतुल पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार नस्ल विशेष की गणना को प्रमुखता दी जाएगी, ताकि हर नस्ल का अलग से डाटा तैयार किया जा सके। पहाड़ी गाय को पहली बार अलग नस्ल में शामिल किया गया, जिससे उनका पूरा डाटा एकत्रित होगा। संजौली से उठी चिंगारी पूरे प्रदेश में फैली, जगह जगह अवैध मस्जिद को गिराने की हो रही मांग, जाने इस विवाद के पीछे की मुख्य वजह। जी हां, संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिमाचल प्रदेश इन दिनों देश भर की सुर्खियों में छाया हुआ है। सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ने बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा उठाया था। साथ ही राज्य में बाहरी लोगों और बांग्लादेशी रोहिंग्यों के घुसपैठ को लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। वहीं हिंदू संगठन अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए और हिमाचल की शांत वादियों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि संजौली अवैध मस्जिद का मुद्दे के पीछे की मुख्य क्या वजह है और मामले में अब तक क्या क्या हुआ? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। वह बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद के पीछे की वजह मलियाना गांव में हुए मारपीट की एक घटना को माना जा रहा है। वह दरअसल शिमला के मलियाना में विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इस दौरान उनके सिर पर गहरी चोटें आई थी। वह पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित विक्रम सिंह ने बताया कि जब वह रात के समय अपना लोक मित्र केंद्र बंद करके घर लौट रहे थे, तो उस दौरान रास्ते में एक लड़का शोर मचा रहा था। जब उन्होंने उसे रोका तो आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और विक्रम सिंह से मारपीट की। मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें सभी आरोपी बाहरी थे, जिनमें 5 आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर और एक उत्तराखंड का रहने वाला है। इन आरोपियों की पहचान गुलनवाज उम्र 32 वर्षीय, सारिक उम्र 20 वर्षीय, सैफ अली उम्र 23 वर्षीय, रियान उम्र 23 वर्षीय और 2 नाबालिग के रूप में हुई है। वक्फ बोर्ड का दावा, आज़ादी से पहले की है कुसुमपट्टी मस्जिद। जे राजधानी के संजौली के बाद अब कुसुमपट्टी क्षेत्र में कथित मस्जिद के विवाद पर वक्फ बोर्ड का पक्ष सामने आया है। बोर्ड का कहना है कि कुसुमपट्टी क्षेत्र में जिस जगह निर्माण पर विवाद हो रहा है वह वक्फ बोर्ड की जमीन है। बाकायदा राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन बोर्ड के नाम है। यही नहीं, यहाँ की मस्जिद भी आज़ादी से पहले की बनी है। राजस्व रिकॉर्ड में भी गैर मुमकिन मस्जिद दर्ज है। छटनी के बाद 243 प्रत्याशी चुनाव मैदान में 6 के नामांकन पत्र रद्द। जे पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों के लिए हुए नामांकन पत्रों की छटनी के बाद 243 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए। 249 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 9 प्रत्याशियों के नामांकन छटनी के बाद रद्द कर दिए गए। 18 सितंबर को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। जिन पदों के लिए चुनाव होने हैं उनमें 9 पद ग्राम पंचायत प्रधान, 17 उप प्रधान, 1 पंचायत समिति सदस्य, 2 जिला परिषद सदस्य तथा 112 पंचायत के वार्ड सदस्य शामिल हैं। नामांकन पत्रों की वापसी के तत्काल बाद चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की जाएगी। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। जबकि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य की मतगणना 30 सितंबर को संबंधित विकास खंड कार्यालय में सुबह 9 बजे शुरू होगी। सोलन में एनएच पर गिरा मलबा, सिरमौर में भूस्खलन से मकान और 3 वाहनों को नुकसान। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही भूस्खलन का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को सोलन और सिरमौर जिला में भूस्खलन होने से 2 मकानों और 3 वाहनों को नुकसान हुआ है। बता दें कि शिमला परमाणु फोरलेन पर कुमारहट्टी के पास से भरभरा कर ढंगे समेत पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गया। 15 मिनट यातायात बंद रखा गया, वहीं एक लेन भी बंद रही। उधर जिला सिरमौर की उप तहसील पजौदा के दुर्गम क्षेत्र टाली भुज्जल पंचायत के नोहरा खट
के साथ भारी भूस्खलन होने से एक रिहायशी 2 मंजिला मकान सहित 3 वाहन भूस्खलन की चपेट में आ गए। दोनों स्थानों पर भूस्खलन होने से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। मस्जिद विवाद के बीच पीर कमेटी के निर्माण को हटाया, शिकायत पर वन विभाग की तुरंत कार्रवाई। जी हां, हमीरपुर जिला मुख्यालय से सटी दडोही पंचायत में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटाहानी के समीप पे लखदाता पीर कमेटी की ओर से करवाए गए अवैध निर्माण को वन विभाग ने हटा दिया। बता दें कि रविवार को यह निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों ने निर्माण की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने सोमवार सुबह निर्माण को हटा दिया। वहीं विभाग अब यहां पर पूर्व में किए गए निर्माण को लेकर जांच में जुट गया। ढांचे का निर्माण कब हुआ था और किस आधार पर यह निर्माण करवाया गया, इसे लेकर भी विभाग रिकॉर्ड खंगालेगा। हालांकि स्थानीय पंचायत की ओर से इस विषय पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं जे लखदाता कमेटी मटाहानी के पदाधिकारियों का कहना है कि यहां पर कोई मजार नहीं है, यह महज चिराग और धूप जलाने की छोटी जगह है। बता दें कि डीएफओ हमीरपुर अंकित सिंह ने कहा कि यहां पर सूचना मिलने के बाद ताजा निर्माण को हटाया गया। जे लखदाता कमेटी मटाहानी के प्रधान भागदिन ने कहा कि वर्ष 1997 से जे लखदाता कमेटी यहां पर छिंज मेले का आयोजन करवा रही है। यहां पर टीन शेड डालकर बैठने के लिए बेंच इत्यादि लगाए गए। चिराग जलाने के लिए एक छोटी सी जगह बनाई गई है। दान करने वाले व्यक्ति ने टाइल लगाने की इच्छा जाहिर की थी। इसके चलते दीवार लगाकर यहां पर टाइल लगाई जा रही थी, लेकिन विभाग के निर्देशों के बाद यह निर्माण हटा दिया गया है। आईजीएमसी में शरारती तत्वों ने तोड़ा 4 लिफ्टों का डिस्प्ले, मुक्का और छतरी से किए प्रहार। जी हां, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि आईजीएमसी के न्यू ओपीडी ब्लॉक में 3 शरारती तत्वों ने मरीजों की लिफ्ट की डिस्प्ले स्क्रीन तोड़ दी। अस्पताल में शरारती तत्वों द्वारा किए इस कार्य की जमकर आलोचना हो रही है। इसके अलावा दूसरी, 5वीं और 7वीं मंजिल की लिफ्टों को भी नुकसान पहुंचाया है। सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए शिमला में 27 को रैली, आरएसएस पर साधा निशाना। जहां कालीबाड़ी हॉल में सोमवार को सीटू हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, डीवाईएफआई, आईएलयू व जनवादी संगठनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्व माकपा विधायक राकेश सिंघा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आरएसएस व इसके अनुसांगिक संगठनों की ओर से सुनियोजित तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का वातावरण बनाया जा रहा है, जो गलत है। वहीं सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि अधिवेशन में निर्णय लिया है कि जनता की व्यापक एकता, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए 27 सितंबर को शिमला शहर में रैली की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन दिनों प्रदेश में जो वातावरण बना है उससे शांति व्यवस्था भंग हो रही है और अराजकता का वातावरण बन रहा है। उधर अधिवेशन में माकपा के पूर्व महापौर संजय चौहान, जगत राम फाल्मा चौहान, जगमोहन ठाकुर, सत्यवान पुंडीर, हितेंद्र ठाकुर, कमल शर्मा, संतोष, सोनिया महेश वर्मा, वीरेंद्र ठाकुर, रीना तंवर, राजेंद्र चौहान मौजूद रहे। वाहन मालिक 8 लाख चालानों का नहीं कर रहे भुगतान, पुलिस ने जारी की चेतावनी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटे जाने वाले चालान का लाखों वाहन मालिक भुगतान नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि लंबित चालान का आंकड़ा 8 लाख से अधिक हो गया है। यह चालान पुलिस और अदालतों में लंबित है। वह चालान का भुगतान नहीं करने पर पुलिस विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को सख्त हिदायत दी है। इसमें चेताया गया है कि अगर वाहन मालिकों ने जल्द चालान का भुगतान नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहन जब्ती, भारी जुर्माना और अदालत में पेशी शामिल हो सकती है। पुलिस विभाग के मुताबिक यह आंकड़ा वर्ष 2022, 23 और 24 का है। इससे पता चलता है कि वाहन के चालान होने पर उल्लंघनकर्ता न ही पुलिस और न ही अदालत में इसका भुगतान करते हैं। यही वजह है कि लंबित चालानों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। चियोग स्कूल के प्रिंसिपल ने टॉपर छात्राओं को करवाई हवाई यात्रा। जिस शिक्षा में सुधार के लिए बेशक सरकार ने सरकारी स्कूलों को गोद लेने का अभियान शुरू किया है, इसके बावजूद कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल के मेधावी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें अपने खर्चे पर भ्रमण और छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि शिक्षा के स्तर में सुधार हो और मेधावी बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़े। ऐसी ही पहल करने वाले आदर्श शिक्षक हैं चियोग स्कूल के प्रधानाचार्य संदीप शर्मा। मुख्यमंत्री सुक्खू से मिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जेसीसी जल्द बुलाने की मांग। जी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान अराजपत्रित कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। त्रिलोक ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि संयुक्त सलाहकार समिति यानी कि जेसीसी की बैठक महासंघ के साथ शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो सके तथा उनका निदान हो।
2 महीने बाद सोलंगनाला में फिर शुरू हुआ पैराग्लाइडिंग का रोमांच। मानव परिंदों की उड़ान से बढ़ी रौनक। जी हाँ, ठीक 2 महीने बाद सोलंगनाला में मानव परिंदों की उड़ान से रौनक बढ़ गई है। 2 महीने से बंद चल रही पैराग्लाइडिंग सोमवार से शुरू हो गई। पहले ही दिन आसमान छूने के लिए पर्यटकों में होड़ मच गई। काफी संख्या में पर्यटकों ने पैराग्लाइडिंग का लुत्फ लिया। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद साहसिक गतिविधियों से जुड़े युवाओं का कारोबार भी बढ़ने की उम्मीद है। सोलंगनाला में 100 से अधिक युवा अकेले पैराग्लाइडिंग से जुड़े हैं। इसके अलावा जिप लाइन, रिवर क्रॉसिंग से भी युवा रोजगार चला रहे हैं। छुमई बरसात के कारण हर साल 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। बता दें कि पैराग्लाइडिंग, रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइन और रिवर राफ्टिंग आदि पर लगी रोक सोमवार को हटा दी गई है। इसके साथ जिले में एक बार फिर से रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई है। सोलन में हिंदू संगठनों ने निकाली रोष रैली। 12 बजे तक बंद रखा बाजार, सब्जी विक्रेता के साथ झड़प। जी संजौली मस्जिद विवाद और प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों के आह्वान पर सोमवार को सोलन बाजार बंद रहा। दोपहर 12 बजे तक बाजार में जरूरी सामान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रखी गई। साथ ही हिंदू संगठनों और कारोबारियों ने बाजार में रोष रैली निकाली। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से प्रवासियों के पंजीकरण की मांग उठाई है। इस दौरान हिंदू संगठनों ने जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं माल रोड पर खुली सब्जी की एक दुकान को जबरन बंद करवाने को लेकर सब्जी विक्रेता के साथ झड़प हुई है। इस दौरान धक्का मुक्की के दौरान सब्जियां सड़क पर बिखर गई। इससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण बन गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। एक क्लिक पर मिलेगा एचपीएमसी का ताजा जूस। एचपीएमसी ने अमेजन के साथ किया समझौता। जी हां, अब एक क्लिक पर लोगों को ऑनलाइन एचपीएमसी का ताजा जूस मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम की ओर से तैयार किए जाने वाले उत्पाद अब अमेजन पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए एचपीएमसी ने अमेजन के साथ समझौता किया है। आने वाले 10 दिनों तक इसकी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले एचपीएमसी के उत्पाद एजेंसियों के माध्यम से बिकते थे, जिसमें कई तरह के फर्जीवाड़े होते थे। लेकिन अब एचपीएमसी स्वयं अमेजन के साथ समझौता करके अपने उत्पादों की पहली बार ऑनलाइन बिक्री शुरू करने जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 3000 पद रिक्त, पढ़ाना हुआ चुनौती। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 3000 पद रिक्त हैं। स्कूलों में पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। संघ के प्रधान के अलावा संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रमोद चौहान, नारायण शर्मा, रामदत्त शर्मा, भजना राम, प्रदीप कुमार, देवेंद्र मोस्टा और रमेश कुमार ने कहा कि हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक नियुक्त करने की मांग की। नवनियुक्त जेबीटी के लिए संघ ने पंजाब की तर्ज पर 35,400 रुपये का मूल वेतन मांगा है। अनुबंध अध्यापकों को 30 सितंबर और 31 मार्च को नियमित करने का प्रस्ताव भी रखा है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 21 सितंबर को निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। हिमाचल वासियों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहे दक्षिण भारत के सातिर, 4 करोड़ से अधिक का लगा चूना। जी, हिमाचलियों को ऑनलाइन ठगी का शिकार दक्षिण भारत के राज्यों के सातिर बना रहे हैं। ज्यादातर मामले में सातिर इन्हीं राज्यों के हैं। साथ ही कुछ मामलों में राजस्थान और झारखंड के आरोपी भी सामने आए हैं। आए दिन सातिर हिमाचलियों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। प्रदेश के भी पढ़े लिखे लोग इनके झांसे में आकर ऋण और सगे संबंधियों से उधार पर पैसा लेकर इनके हाथों लुटा रहे हैं। बता दें कि इस वर्ष जनवरी से 9 सितंबर तक ऊना, कांगड़ा और चंबा जिलों में 23 मामलों में 4,84,75,415 रुपये की ठगी हो चुकी है। इसमें से रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा जम्मू में भाजपा ने हिमाचल के आर्थिक तंगहाली को बनाया मुद्दा। जी हां, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में भाजपा हिमाचल के मुद्दों को भुना रही है। भाजपा नेता प्रचार के दौरान प्रदेश के आर्थिक तंगहाली और समय पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। इसके अलावा इन राज्यों के स्थानीय नेता भी कांग्रेस को घेरने के लिए हिमाचल का उदाहरण देने लगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर कांग्रेस को चौतरफा घेर रहे हैं। कांग्रेस ने काउंटर करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा जैसे नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सीएम सुक्खू बोले, जनता को बेहतर सुविधा के लिए आबकारी कराधान विभाग का किया पुनर्गठन। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग का पुनर्गठन कर वस्तु एवं सेवा कर विंग और आबकारी विंग बनाए गए। विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग के पुनर्गठन के तहत 38 नए पद सृजित किए जाएंगे। पुनर्गठन के बाद कॉमन पूल में 87 कर्मचारी होंगे, जबकि वस्तु एवं सेवा कर विंग में 718 और एक्साइज
इंप्लॉयज विंग में 632 कर्मचारी होंगे। वह सुक्कू ने कहा कि पड़ोसी राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड ने पहले ही अपने आबकारी व कराधान विभागों को अलग अलग शाखाओं में पुनर्गठित कर दिया है और अब प्रदेश भी उसी राह पर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन से प्रत्येक शाखा में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा, जिससे पूरे राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं और नियामक कार्यों में बढ़ोतरी होगी। अपनी मांगों को लेकर 20 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे पेंशनर्स। जी, हिमाचल के पेंशनर्स व कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। मैं सरकार के खिलाफ इसी रोष को लेकर 20 सितंबर को पेंशनर्स सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। यह फैसला रविवार को पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा कोर कमेटी की आपातकाल बैठक में लिया गया। बता दें कि धर्मशाला में प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला कांगड़ा के प्रधान सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा हिमाचल के पेंशनर्स व कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ते की 3 किस्तों की अदायगी को न करना व 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज दिन तक संशोधित पेंशन के एरियर, लीव इनकेसमेंट, ग्रेजुइटी व कम्यूटेशन को देने के बारे में कोई भी घोषणा नहीं करने पर सरकार को जमकर घेरा। छात्र इत्यादि स्कॉलरशिप से वंचित रहे तो शिक्षण प्रमुख और स्कॉलरशिप इंचार्ज से वसूली की जाएगी राशि। जी हां, प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत संस्थान के प्रमुख को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे शिक्षक या प्रोफेसर को स्कॉलरशिप इंचार्ज का जिम्मा सौंपें जो कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग में कुशल हो, ताकि स्कॉलरशिप की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसके साथ ही संस्थान के प्रमुख सहित छात्रवृत्ति प्रभारी यानी स्कॉलरशिप इंचार्ज व मास्टर ट्रेनर को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न राज्य, केंद्रीय और अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। यदि कोई छात्र अभी भी निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना आवेदन पत्र जमा करने में विफल रहता है तो संस्थानों के प्रमुख और छात्रवृत्ति प्रभारी छात्रवृत्ति राशि की कमी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और आगे की छात्रवृत्ति राशि उन दोनों के वेतन से वसूल की जाएगी। जल विद्युत क्षमता में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए हिमाचल को पुरस्कार। जी, जल विद्युत क्षमता में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश को वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो में समग्र जल विद्युत क्षमता में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य से सम्मानित किया गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो में हिमाचल प्रदेश को प्रमाण पत्र प्रदान किया। राज्य सरकार की ओर से मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और विधायक नीरज नैयर ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए कारगर कदम उठा रही है और इसके लिए सरकार ने अब तक कई पहल भी की है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा का दोहन करने के लिए सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड 6 माह के भीतर पेखुबेला स्थित 32 मेगावाट के सोलर प्लांट का संचालन शुरू कर दिया गया। वहीं 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं, 10 मेगावाट की कुठलेहड़ और 5 मेगावाट की भांजल परियोजनाओं को भी जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। सावधान हो जाए पेंशनर्स, बैंक कर्मचारी करेगा फोन। जी, सावधान, साइबर ठग अब पेंशन धारकों को झांसे में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। वह साइबर ठग पेंशन धारकों को निशाना बना रहे हैं। वह साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशन धारकों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। इस तरह के झांसे में फंसाकर शास्त्री पेंशन धारकों के बैंक खातों से राशि उड़ा रहे हैं। वह प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। वह शास्त्री साइबर ठगी के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वह शास्त्री अलग अलग तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। बता दें कि शातिर लॉटरी, इनाम, एटीएम ब्लॉक होना, बैंक खाता वेरिफिकेशन कराने जैसी बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वह शातिर लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर बैंक खातों से पैसा उड़ा रहे हैं। वह बैंक के आरबीआई इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी बनकर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आधार और पैन कार्ड की डिटेल लेकर शातिर लोगों को चुना लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक खाते से जुड़ी जानकारी साझा न करें। वह बैंक खाते से जुड़ी ठगी के लिए साइबर क्रिमिनल आपके बैंक खाते और एटीएम से जुड़ी जरूरी जानकारियों के ही सहारे होते हैं। वह कोई भी बैंक आपसे इस तरह की जानकारी नहीं मांगता है, इसलिए आप अपने खाते से जुड़ी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें।
बीएसएनएल 4G को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। जाने पूरे देश में कब तक मिलेगी सेवा। जी हाँ, निजी टेलीकॉम कंपनियों ने जब से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाई है तब से बीएसएनएल के अच्छे दिन शुरू हो गए। वह लोग महंगे रिचार्ज से बचने के लिए बीएसएनएल की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं बीएसएनएल ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी 4G सेवाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को जल्द से जल्द सस्ते दाम पर बीएसएनएल की 4G सेवा मिल सके। यदि आप भी अपने नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए भी यह गुड न्यूज है। दरअसल बीएसएनएल ने यह बताया कि अब वह कब तक सभी जगह पर अपनी 4G नेटवर्क सेवा शुरू करेगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि बीएसएनएल आगामी वर्षों में अपने 4G नेटवर्क का पूरी तरह से विस्तार करेगा और 2025 के मध्य तक देश भर में 1 लाख नए 4G टावर लगाएगा। कंपनी ने इसके लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से हाथ मिलाया है और टाटा की तरफ से नया डेटा सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि देश के 25,000 गाँवों को भी दूरसंचार सेवा से जोड़ा जाएगा। इन गाँवों में अभी तक दूरसंचार और मोबाइल इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं बता दें कि इससे पहले बीएसएनएल ने इस दिवाली तक 75,000 नए 4G साइट्स लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी तक बीएसएनएल सिर्फ 25,000 साइट्स ही लगा पाया है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। राज्य का दर्जा बहाल करने और रोजगार पर जोर। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें क्षेत्र के लिए कई सुधारों और समर्थन उपायों का वादा किया है। वहीं बाद हाथ बदलेगा हालात शीर्षक वाले घोषणा पत्र को श्रीनगर में पार्टी के कार्यालय में जारी किया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने राज्य की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया है। चीन के संघाई में शक्तिशाली तूफान से जनजीवन ठप। चीन के संघाई शहर में पिछले 75 वर्षों में सोमवार को सबसे शक्तिशाली तूफान बेबनिका ने दस्तक दी। तूफान की वजह से जनजीवन ठप हो गया। इस बारे में संघाई की केंद्रीय मौसम वेधशाला ने बताया कि तूफान ने 42 मीटर प्रति सेकंड की गति से चली हवाओं के साथ संघाई की पुंडोग डिस्ट्रिक्ट के लिंगांग इलाके में दस्तक दी। फिलहाल शहर प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति को देखते हुए उससे निपटने के लिए पहले से ही हजारों राहत और बचाव कर्मियों को तैनात किया है। बता दें कि बेबनिका तूफान की वजह से संघाई में विमान की सेवाएं रद्द कर दी गई है। वह साथ ही संघाई रेलवे स्टेशन ने सोमवार तक शहर से होकर गुजरने वाले मार्गों पर यात्री ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया गया। इसी क्रम में हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक रविवार तक 2.5 करोड़ की जनसंख्या वाले इस शहर से करीब 4,14,000 से अधिक लोगों को अन्य स्थानों पर ले जाएंगे। इसके अलावा शहर के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।